नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग क्या किए, पिछली क्लास एक क्लास लंबी क्लास 1 घंटे 41 मिनट की आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास कल पढ़ चुकी है। तो उसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में बहुत अधिक दिया नहीं गया है। तो उसमें दिया गया था कि 1947 से 91 के बीच में जो अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स की चर्चा थी, उसके बारे में चर्चा मैंने किया। उसके बाद आपसे भारत में क्या योजना आयोग के बारे में पूरा चर्चा किया। फिर उसके बाद आपसे ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति, जितनी क्रांतियां होती हैं उन सब की चर्चा कर लिया था। आज हम लोगों को जो चर्चा करना है, वो जो चर्चा का विषय है वह है क्या, तो वह है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। क्या है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ये हम लोगों की आज की क्या है, टॉपिक है। यह टॉपिक है बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो इस टॉपिक में हमको थोड़ा सा भारत में जो बैंक का इतिहास है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हमको क्या चर्चा करना है, तो उससे पहले यह चर्चा करना है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति, बैंक क्या है। सबसे पहले बैंक, तो बैंक क्या है, सीधे सीधे तो बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंकी से हुई है। किससे? इटालियन भाषा के किससे? बैंकी से हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो इटालियन भाषा के बैंकी से हुई है। किससे? बैंकी से हुई है। बैंक जो होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित एक संस्था है, मतलब पैसों का लेन देन के लिए यह क्या है, एक संस्था बनाई गई है जो जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करती है। मतलब आप जो आदमी, जैसे मैं कमा रहा हूं, 100 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि 10 रुपए क्या करूं, अपने खाने पे खर्च कर दूं, 20 रुपए जो है कपड़े पे खर्च कर दे रहा हूं, 15 रुपए खर्च कर दे रहा हूं, दवा पे 5 रुपए खर्च कर दे रहा हूं, बच्चों पे की पढ़ाई पर, अपनी पढ़ाई पर, या फिर अन्य खर्च। और उसमें से अगर हमारा 50 रुपए जो बच जा रहा है उसको क्या करूंगा, मैं ले जाके बैंक में रख दूं, तो वह क्या हो जाएगा, उसको बैंक आपका यह कहता है कि हाँ, मेरे पास आपका 50 रुपए है और जब आप चाहेंगे तब आपको मैं इसको दे दूंगा। तो यही हुआ क्या, कि यही होगा जो जनता की बचत को जमा के रूप में क्या करता है, स्वीकार करता है, मांग करने पर भुगतान करता है तथा ऋण उपलब्ध कराता है। तो वही क्या है, वही बैंक है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को बैंक कहा जाता है। अब हमको बैंक, भारत में बैंक का इतिहास, भारत में बैंकिंग इतिहास की बात करेंगे। अगर चर्चा करें भारत में बैंकिंग इतिहास की, तो जो आधुनिक काल में, कब आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ कब, तो 1770 ईस्वी में। कब? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जो कि क्या थी, यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। इसका जो देख रेख करता था वो कौन करता था, तो यूरोपीय देश, जो यूरोपीय लोग थे वही इसकी देख रेख करते थे। तो यह क्या था, यह जो बैंक थी इसकी देख रेख जो है जब 1770 में खोली गई, तो पहली बैंक भारत में आधुनिक काल आधुनिक काल की क्या है, आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ
कब? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ। 70 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ हुआ कब? 1770 ईस्वी में। जो क्या था? यूरोपीय किसके? यूरोपीय लोगों के क्या थे प्रबंधन में, उन्हीं की देख रेख में। और कहा? तो कलकत्ता में। कहा पहला बैंक? कहा? तो कलकत्ता। आपका यह जो बैंक खोली गई, यह कहाँ खोली गई? तो कलकत्ता में खोली गई। और 1786 ईस्वी में क्या किया गया? 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी? 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 1786 ईस्वी में क्या किया गया? जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखिए, बहुत गहराई में नहीं जाना है हमको, पॉइंट पॉइंट में चर्चा करना है। और इसी पॉइंट पॉइंट के चर्चा में मैं इतना फैक्ट दे दूंगा आपको कि आप लोग जो है क्वेश्चन इससे बाहर होगा नहीं। मैं जितना बता दे रहा हूं सच बहुत बता दूंगा। तो इसके बाद क्या है? भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ। कौन सा? तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। क्या कह रहे हैं? भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक। भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक आपका कब? 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित की गई। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 ईस्वी में स्थापित की गई। ये आपका कौन सा? तो भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक हो गया। अब 1808 में क्या किया गया? इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया। कब? इसी का 1808 में बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। क्या हो गया? हो गया बैंक ऑफ बंगाल हो गया। अब हम चर्चा करते हैं उसके बाद। तो उसके बाद हमको जो इसके बाद क्या है? इसके बाद 1840 ईस्वी में। कब? 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 43 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आए। इसको लिखिए। इसके बाद 1800 कब? 40 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे और तथा 1843 में
तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, क्या, मद्रास, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। किसकी? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। तो यह दोनों बैंक 1840 और 43 में स्थापित हुए। अब फिर उसके बाद हम आगे चलकर क्या हुआ, वर्ष 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर क्या किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो यह तीनों कौन सी? बैंक ऑफ कलकत्ता, आपका क्या, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर क्या किया गया 1921 में, इसको इसको और इसको मिलाकर क्या किया गया 1921 में, क्या किया गया, इसका विलय कर दिया गया, एक कर दिया गया। 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इंडिया का गठन किया गया। अब यह ये और ये तीनों एक होके क्या हो गई आपकी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1921 में, जो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर, अब यही जो बैंक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अब यही क्या है, यही 1 जुलाई 1955, कब? 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर क्या हुई, यह क्या हुआ, यही हो गई आपकी क्या, एसबीआई, क्या हो गया, यही राष्ट्रीयकृत होकर आपका भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के रूप में सामने आया। क्या? भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। उसके बाद हम बात करें तो ये हो गया, कब की चर्चा हो गई, 55 की हो गई। क्या हो गया 55। 21 में क्या किया गया, 21 में इन तीनों बैंकों का विलय किया गया, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों का विलय करके क्या बनाई गई, कौन सी बैंक, बैंक ऑफ इंपीरियल। और बैंक ऑफ इंपीरियल को 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया, 1 जुलाई 1955 को इसको क्या किया गया, एसबीआई के रूप में इसको स्थापित किया गया। तो यह क्या हो गया, राष्ट्रीयकृतकरण इसका किया गया और इसको क्या किया गया 1 जुलाई 1955 से यह क्या हो गई, तो एसबीआई हो गई। क्या हो गई, एसबीआई के रूप में सामने आई। अब आगे चलते हैं तो 1863 में, क्या 1863 की चर्चा करेंगे तो 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया और 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब? 1863 में।
1853 में कौन सा? तो बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये क्या थी? ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट क्या? तो यह थी ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। यह दोनों क्या थी? यह दोनों क्या थी? तो ज्वाइंट स्टॉक बैंक थी। क्या थी? ज्वाइंट स्टॉक बैंक। यह दोनों क्या थी? तो ज्वाइंट स्टॉक बैंक थी। अब बात करें 1881 की। किसकी? 1881 में भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक में क्या अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना। तो 1881 में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक 1881 में में ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों, ये और ये दोनों क्या हैं? ये क्या है? पहला क्या है? ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। ये दोनों क्या हो गए आपके? पहले, सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। अब 1881 में क्या कह रहे हैं? प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक। तो यह क्या था? भारतीय है। यह क्या है? 1881 में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक, प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। तो इस तरह ये क्या हो गई? प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक। क्या? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो कब? तो 1881 की चर्चा हो गई। फिर उसके बाद आपका आता है यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक है। उसके बाद यह क्या है? सीमित दायित्व वाला। यह मतलब कम अधिक लोगों को नहीं, यह था कि कुछ लोग जो है इसमें जो है इस बैंक से जुड़ेंगे और इतने लोगों का ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, मतलब जो लेन देन होगा वो बहुत अधिक लोगों का। इसी क्रम में 1894 ईस्वी में, कब? 1894 ईस्वी में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। अभी यह जो है पहली भारतीय क्या थी? ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सी? तो अवध कमर्शियल बैंक थी। कौन सी आपकी? आपकी अवध कमर्शियल बैंक थी। यह भारत में 1881 में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक। यह क्या थी? स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक। सॉरी, यहाँ कहाँ लगा दिया? यहाँ लगेगा। अवध कमर्शियल बैंक
तो अब यह जो अवध कमर्शियल बैंक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की जो चर्चा है वह क्या है, तो इसी क्रम में जब क्या हुआ आगे 1894 में क्या किया गया है, प्रथम पूर्ण रूप से क्या 1894 में 1894 में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक, प्रथम क्या भारतीय प्रबंधन वाले बैंक किसकी, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। किसकी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपकी की गई। तो ये है आपके सारे फैक्ट ही चले आ रहे हैं, और फैक्ट ही फैक्ट मैं बताता चल रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये हो कि फैक्ट ही पूछा जाना है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो गई। अब आगे चलते हैं कि भारतीयों को पूर्ण स्वामित्व तथा प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा, तो पहला आपका जो वाणिज्यिक बैंक है वह क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई, तो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1911, यह बैंक कौन सी है, यह बैंक है वाणिज्यिक बैंक। यह क्या है, प्रथम वाणिज्यिक बैंक। तो प्रथम वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में। अब हमको बैंकों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा करना है। क्या, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इतना आप लोग लिख लेंगे या फिर जो सुन रहे होंगे सुन लेंगे, और जो पढ़ रहे होंगे वो पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की चर्चा में क्या है। आप लोगों को जो मैं क्लास दे रहा हूँ ये एकदम फैक्ट दे रहा हूँ। क्वेश्चन श्योर यहीं से आने हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं होगा। और जो करंट से रिलेटेड डाटा है उसको सर ही बताएंगे, करंट वाले सर, उनकी भी कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं बढ़ा दिया हूँ। सर कहे हैं कि मैं बजट भी पढ़ा दूंगा, तो मैं कहा कि बहुत अच्छा है। तो आप लोगों का बजट भी जो होगा, बजट की चर्चा भी सर ही करेंगे। तो आइए, इसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा करेंगे। तो भारतीय इतिहास की यह क्या है, भारतीय बैंकिंग इतिहास में क्या है, एक बड़ी घटना। कब, 19 जुलाई, कब, 1969 को, कब, 19 जुलाई 1969 19 जुलाई 1969 को घटी। अब यह जब क्या थे, 14 बैंकों की, क्या 14 बैंक जिनकी जमा राशि कितना, 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी, तब क्या किया गया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को यह क्या हो गई, पहली बार। दूसरी बार यहाँ क्या
कितनी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर इसी क्रम में कब तो इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक, कितनी 6 बैंक, 6 और वाणिज्यिक बैंकों को क्या किया गया, 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 और 6 और का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब इनका जो इनकी धनराशि थी वो कितना, तो 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक वाली जो बैंक थी जिनके पास 200 करोड़ से अधिक पैसे थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पहले जो 14 थी उसमें कितना था, तो 500 करोड़, कितना 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक। अब फिर क्या हुआ, जब दोबारा किया गया तो दोबारा 80 में, तो उसमें क्या था, 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा राशि। यहाँ कितना, तो 200 करोड़ या अधिक, और यहाँ कितना, ऊपर वाले जो 14 की गई थी इसमें था 50 करोड़ या उससे अधिक। तो ये हो गया आपका बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत। तो 14 बैंक, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब इसमें विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय कर विलय क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। क्या हो गया, विजया बैंक और देना बैंक का विलय होकर क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये क्या 14 6 20 हो गई थी, 20 से एक कम हुई तो क्या हो गई, 19 बैंकें हो गई। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो आगे जो है ये जो 6 बैंकें थी 1980 में जिनका आपका राष्ट्रीयकरण हुआ, 1900 जो है 69 में जो राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उस समय क्या थे, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो लक्ष्मीकांत झा थे। इस समय कौन था, लक्ष्मीकांत झा थे। और जब 80 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 6 बैंकों का, तो 80 में जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो इस समय थे आई जी पटेल। कौन थे, आई जी पटेल गवर्नर। तो ये आपके अब जो 6 बैंक थी, बैंक ऑफ आंध्रा कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया, न्यू ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, आपका पंजाब एंड सिंध बैंक तथा विजया बैंक। इसके बाद आपका विजया बैंक और देना बैंक दोनों का क्या हुआ, विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। तो इस तरह आपका, फिर आपका क्या है, आगे आपका क्या हुआ है, बजट 2000 इसके बाद आपका क्या था, इसके बाद आपके 4 बैंक, किसका, 4 बैंकों का केंद्रीय वित्त मंत्री उस समय कौन है, विलय हुआ,
जो है 4 बैंकों में कई बैंकें मिलकर एक दूसरे से अपना विलय हुआ है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। तो उस समय आपकी वित्त मंत्री कौन थी? सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया? 30 अगस्त 1919 को, कब? 30 अगस्त 1919 को 10 बैंकों का मेलन या क्या किया? विलय किया। एक 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंकों के रूप में क्या किया गया? एक कर दिया गया। 10 बैंक मिलाकर 4 बैंक हो गए। अब यह किए जाने की यह बृहद योजना की घोषणा की गई। इसके क्रियान्वयन में क्या हुआ? होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त बैंकों के कुल राष्ट्रीय बैंकों की कुल संख्या घटकर कितना? 11 हो गई। कितना हो गई? 11 हो गई। तो इस तरह आपकी जो बैंक, कौन कौन सी बैंक हैं जो मिलकर एक बैंक हुई है? तो आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हो गया है? पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। पूछा जा सकता है। बैंकों का विलय। तो आपका जो बैंकों का विलय हुआ, यह कब हुआ है? तो आपका यह हुआ है वो 19 जुलाई, सॉरी, क्या कहते हैं, 30 अगस्त 2019। बैंकों का विलय हुआ 30 अगस्त 2019 को। अब यह जो विलय हुआ, इसमें 10 बैंक, कितना? 10 बैंक मिलकर कितनी हो गई? 4 बैंक के रूप में, अब वो 4 बैंक में पहली कौन सी है उसको बात करते हैं। बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन सी? ओरिएंटल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कौन? यूनाइटेड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हुआ? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हो गया? तो आपका विलय किसमें हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक में। किसने? पंजाब नेशनल बैंक। ये आपकी 3 बैंक हो गई ना, 3 हो के क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसमें 2 माइनस हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड की चर्चा करते हैं। जो आपकी दूसरी बैंक का विलय हुआ वो कौन सी है? तो आपकी आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय। किसका? आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय किसमें हो गया? तो यह हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ क्या हो गए? अब 6 बैंकों की जगह कितना हो गई? 4 बैंक हो गई। उसके बाद आपका सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में। अब बात करेंगे किसका? तीसरे का।
सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में तथा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। अब चौथा, बैंक में विलय। तो यह आपका क्या हो गया, चारों हो गया। यह इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हो गया, तो आपका पंजाब नेशनल बैंक में। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। इसकी भारतीय रिजर्व बैंक की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। किसकी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह क्या है, भारतीय देश का क्या है, यह केंद्रीय बैंक है। यह क्या है, देश का केंद्रीय बैंक है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। भारत के में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो हिल्टन यंग समिति द्वारा इसको कब, तो 1926 ईस्वी में की गई। इसी के अनुपालन में क्या किया गया, इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तो इसमें कई सेशन हैं। पहला सेशन क्या है, भारत में केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में। अब ये हुआ कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए भारत में भी। तो कब, 1926 में क्या किया गया, हिल्टन यंग समिति द्वारा। तो किस समिति द्वारा इसको बनाया गया, तो यह समिति कौन सी थी, तो हिल्टन यंग समिति। अब इस समिति कब की प्रस्तावित, समिति कब बनाई गई, समिति बनाई गई कब, 1926 में। कब, 1926 में इस समिति के द्वारा अनुशंसा किया गया। क्या किया गया, अनुशंसा किया गया कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो केंद्रीय बैंक की अनुशंसा, ये अनुशंसा हो गई आपकी केंद्रीय बैंक के लिए। क्या किया गया कि अब एक अंश जो है केंद्रीय बैंक होना चाहिए भारत में, क्या, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो इसका क्या किया गया, इसी के अनुपालन को, इसी को पालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, क्या, इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत
1934 के तहत क्या किया गया? 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया? आरबीआई की स्थापना की गई। तो इस तरह आपका रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और इनका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आरबीआई का जो क्या किया गया? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। एक जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस तरह आपका यह हो गया, आपका क्या, यह आपकी क्या हो गई? आरबीआई की स्थापना और राष्ट्रीयकरण हो गया। आरबीआई की स्थापना और राष्ट्रीयकरण। और स्थापना के समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था तथा 2 वर्ष बाद सन 1937 में इसका मुख्यालय बदलकर कहाँ? मुंबई कर दिया गया। तो मुख्यालय 35 में कब? यहाँ मुख्यालय कलकत्ता, कहाँ? कलकत्ता में था। अब बात करें उसके बाद 37 में 1937 में इसको कहाँ कर दिया गया? मुंबई। 37 में इसको चेंज बदलकर मुंबई इसका क्या हो गया? मुख्यालय हो गया। तो 35 में कहा? कलकत्ता था। 2 वर्ष बाद इसका बदलकर कहाँ कर दिया गया? तो यह हो गई आपका मुंबई में। ये बातें हो गई। अब सीडी देशमुख कौन? सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर तो आपके कौन थे? सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे, किसकी? आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो सर आश वार्न स्मिथ थे। तो इसको आपको लिखना है। अरे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे यहीं लिख लेते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन? सर आसवार्न स्मिथ। और आपकी बात करें आसवार्न स्मिथ, और आपसे चर्चा करें स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे। प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। यह आपका हो गया क्या? तो यह आपका आरबीआई के बारे में क्या हो गई? चर्चा हो गई। यह आपका क्या है? आरबीआई। अब बात करें कि
अब आरबीआई का जो कार्य है उसकी चर्चा करते हैं। क्या है? तो नोटों का निर्गमन। क्या करता है? नोटों को की छपाई करता है। और क्या करता है? सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। किसके? सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। बैंकों का बैंक के रूप में काम करता है। और क्या है? यह ऋण का नियंत्रण करता है, अंतिम ऋणदाता है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संरक्षण है, और विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। किसका? विदेशी मुद्रा का संरक्षक भी है। तो यह आरबीआई के कार्य थे। अब उसके बाद हम बात करेंगे हम किसकी चर्चा करेंगे? हम आइए चर्चा करते हैं CRR। किसकी? CRR की चर्चा करते हैं। तो CRR क्या है? तो CRR क्या है? सभी क्या? अपनी सभी जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे CRR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CRR कहा जाता है। अब CRR की बात कर रहे हैं तो CRR आपका कितना है? तो आपका अगस्त का CR जो है 2022-23 हम किसकी बात करेंगे? 2022 की अगस्त की स्थिति की बात करेंगे। नया डाटा आ गया है तो हम जो नया डाटा है उसकी चर्चा करते हैं अगस्त की। अगस्त के बाद भी अगर डाटा आया होगा तो हो सकता है आया हो। तो अभी जो डाटा है हर तीन तीन महीने पे मुझे लग रहा आता है। तो यह जो है हम अगस्त की बात करेंगे तो CRR जो है वो 4.5%, 4.5% है। यह कब का है? तो यह अगस्त महीने का है। और CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत इसमें क्या होती है? तरलता को बढ़ाती है। अब सेकंड क्या है? सेकंड आपका अब ये है आरबीआई में। अब ये CRR में क्या होती है? CRR में वृद्धि से जो बैंक होते हैं उनमें क्या होती है? तरलता में कमी आती है। जबकि आरबीआई में क्या होगा? आरबीआई में क्या होगा? तरलता क्या होगी? बढ़ेगी। इसके बाद आपका है सेकंड सांविधानिक क्या? सांविधिक तरलता। जिसको क्या कहते हैं? SLR। क्या कहते हैं? SLR। तो जो आपका SLR है इसको सुनिए। तो यह है बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसे चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, उसे ही क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। तो अगर SLR की बात करेंगे, यह क्या है? तो संवैधानिक तरलता अनुपात। अब यह कितना परसेंट है इसकी? तो यह आपका संवैधानिक तरलता अनुपात हम किसकी कब की बात करेंगे? हम SLR की बात करेंगे अगस्त की, तो वह है 18%। कितना है? 18%। और यह भी तरलता से क्या होता है? तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। क्या होता है? यह तरलता में क्या होता है? ऋणात्मक रूप में संबंधित होता है। उसके बाद क्या है? शाख नियंत्रण उपकरण है। कौन से हैं? शाख नियंत्रण उपकरण है तो रेपो दर। क्या है? रेपो दर की बात करेंगे तो वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है। तो आप जो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है उसी को क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। और रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि
उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। उस समय क्या होता है, सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। अब आपका जो है रेपो दर कितना है इस समय, अगस्त 2022 का रेपो दर, तो यह इसमें वृद्धि हुई है कितना, तो 50 पैसे की वृद्धि हुई थी जून से अगस्त में। तो यह हो गया है रेपो दर इस समय 5.40, कितना 5.40 रेपो दर हो गया है। फिर बात करेंगे क्या बात करेंगे, रिवर्स रेपो दर की। तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की क्या करती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई के जमाओं पर ब्याज देता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। यह क्या है, रिवर्स रेपो दर है। इसका भी साख सृजन से विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। यह आपका रिवर्स रेपो दर आपका है। अब इस जो रिवर्स रेपो दर है यह भी चेंज हुआ है अगस्त में। तो रिवर्स रेपो दर आपका कितना है, तो वो है कितना, वो कितना है, तो आपका 3.35%, कितना, तो 3.35% आपका रिवर्स रेपो दर है। फिर बात करेंगे बैंक दर क्या है, इसको हमको लिखना पड़ेगा। आपका अगस्त कितना, तो आपका है 2022-23 किसका है, 2000, हम मिटा ले रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं, आप लोग जान लीजिएगा। पहले हम किसकी चर्चा किए, तो हम चर्चा किए रेपो रेट की, किसकी, रेपो रेट। तो आपकी जो रेपो रेट है वह वर्तमान समय में कितना है, 5.40। यह कब की है, तो बात कर ले पहले, यह अगस्त माह की है, किसकी है, अगस्त माह का आंकड़ा आया है, अगस्त 2022, और यह क्या है 2022-23 का, 2022-23 के क्या है वार्षिक क्या है, 22-23 के प्रमुख बैंकिंग दरों का प्रतिशत है आपका। यह क्या हो गया, अगस्त माह का है, किसका है, अगस्त माह का, इसको जानते रहिएगा। उसके बाद रिवर्स रेपो दर है, क्या है, रिवर्स रेपो दर है। रिवर्स रेपो दर कितना है, तो आपका रिवर्स रेपो दर 3 कितना, तो 3.35%, 3.35%। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तो इसके बाद आपका है बैंक दर, क्या है, बैंक दर क्या है, उसको पहले परिभाषा सुनिए। तो वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, क्या करता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बैंक दर। क्या कहा जाता है, बैंक दर। अब इसका जो है, इसका देखिए कि इस समय बैंक दर कितना है, तो बैंक रेट कितना है, तो 5.65, 5.65 ये बैंक रेट हो गया। उसके बाद आपका है MSF, क्या, MSF, यह क्या है, तो यह है सीमांत अस्थाई सुविधा दर। यह क्या है, सीमांत अस्थाई सुविधा दर, अंग्रेजी में इसे कहते हैं मार्जिनल, क्या कहते हैं, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF, MSF रेट। यह कितना है, MSF रेट कितना है, तो आपका 5.65, ये आपका MSF रेट है। तो MSF रेट को जानिए।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता अवस्था की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ दर कहा जाता है। अब ये एमएसएफ दर हो गया। उसके बाद आपका है एमएसएफ दर हो गया। फिर उसके बाद आपका है एक क्या, तो आपका एक है क्या, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को आरबीआई ने पहली बार 2022-23 की मौद्रिक नीति की घोषणा के तहत शुरू किया था। कब? इसी में 2022-23 की मौद्रिक नीति की घोषणा में इसको शुरू किया गया है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? एसडीएफ रेट। क्या हो जाएगा? एसडीएफ रेट। तो एसडीएफ रेट आपका कितना है? तो एसडीएफ रेट की बात करेंगे तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट तो 5.15 है। यह आपका कितना है? तो 5.15 है। यह आपका एसडीएफ रेट हो गया। तो आपके कितने रेट हो गए? 1 2 3 4 5। एक आपका क्या है? तो सांविधिक क्या? सांविधिक तरलता अनुपात की बात करेंगे। पहले ही बात किए थे, क्या था? सांविधिक तरलता अनुपात। तो जो सांविधिक तरलता अनुपात है आपका वह 18% है। कितना? 18% है। कितना? तो सांविधिक तरलता अनुपात। इसकी मैं परिभाषा बताया था कि यह क्या है? बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूति, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसी को क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। क्या कहते हैं? यही आपका क्या है? एसएलआर है। क्या है? एसएलआर 18% है। कितना आपका? 18% एसएलआर हो गया। और आपका सीआरआर कितना है? तो सीआरआर की बात कर लेते हैं। सीआरआर यह सब अगस्त माह का की नई रिपोर्ट है। सीआरआर कितना है? तो 4.50। कितना है? 4.50%। यह आपका अगस्त माह का नया आंकड़ा है। इसको आप लोग लिख लीजिए। पूछा यहीं से जाएगा। जब पूछा जाएगा तो मंथ दे के पूछा जाता है कि अगस्त 2022 का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर बैंक रेट, या फिर एमएसएफ, या फिर एसडीएफ, या फिर एसएलआर, या फिर सीएसएलआर, एसएलआर, या फिर सीआरआर, इन सब के रेट के बारे में आपसे जब पूछा जाएगा तो 2000 हो सकता है अगस्त का ही पूछा जाए। तो यह आपका क्या हो गया? नया डाटा हो गया। यह क्या हो गया? नया डाटा हो गया। इस तरह यह हो गया। उसके बाद आपका है क्या? तो सहकारी बैंक होती हैं। क्या? इसके बाद आपकी कुछ ग्रामीण संस्थान है। यह क्या? सहकारी बैंक। तो यह क्या? 3 प्रकार की, 3 स्तरीय होती हैं। एक राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, दूसरी जिला स्तरीय सहकारी बैंक होती है, और तीसरी कौन सी होती है? तो आपकी स्थानीय स्तर पर तो यह प्राथमिक सहकारी साख संगठन होता है। और जो जिले स्तर की होती हैं यह केंद्रीय सहकारी साख संगठन, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी साख संगठन होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी? तो ऐसे बताते चल रहे हैं, आप लोग सुनते चलिए। और जो है बहुत कुछ ऐसे क्लियर करता चल रहा हूँ कि
आप लोगों को सच में वो जानकारी नहीं होगी जो बातें मैं बता दे रहा हूँ। बस देखते रहिए, टाइम आ रहा है। इसके बाद है क्या, जो राज्य स्तरीय बैंक है, जो राज्य स्तरीय सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते। जो आपका यह सहकारी बैंक है, यह उपभोक्ताओं से क्या होता है, सीधे जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि अन्य शेष दोनों स्तरों के बैंक का विनिमय करते हैं तथा इनका पुनर्वित्त पोषण करते हैं। तो आपको आरबीआई की तरह कार्य करते हैं। उसके बाद है क्या, नोट दिया गया है कि कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाता है। आपका आईएफसीआई यह क्या है, तो औद्योगिक वित्त निगम। क्या औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना तो 1948 में हुई। कब हुई, 1948 में। और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम की स्थापना तो वर्ष 1955 में हुई। कब, 1955 में हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कौन सा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना तो जुलाई 1964 में की गई। उसके बाद भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। ये हो गए आपके कौन कौन से, आईएफसीआई जिसको कहते हैं औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में। फिर उसके बाद भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम की स्थापना जुलाई 1964 में। और उसके बाद भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में की गई। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका है सेंसेक्स, बीएसई तथा निफ्टी। ये क्या है, शेयर बाजार से संबंधित है। किससे, शेयर बाजार से संबंधित हैं। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली क्या है, सर्वोच्च संस्था है, जिसे क्या कहते हैं हम, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको आप हम लोग क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। और नाबार्ड की स्थापना कब, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई, तो अगस्त 1998 में की गई। और नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। क्या है, प्रबंधन की इकाई, नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको क्या कहते हैं, सिडवी की स्थापना की बात करेंगे। फिर से सिडवी की स्थापना तो 2 अप्रैल 1990 को की गई। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। कितने, तो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो यह आपकी हुई 1992 में हुई। उसके बाद आपका है निक्की, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल सूचकांक। यह क्या है, यह स्टॉक मूल्य सूचकांक है। किस, निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, स्टॉक मूल्य सूचकांक है। तो यह निक्की जो है टोक्यो का, इसको बात समझिएगा। फिर आपका बीएसई, क्या बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा, बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई
थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये है आपकी BSE के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक को क्या संक्षिप्त रूप में आप क्या कहते हैं? तो सेंसेक्स कहा जाता है। उसके बाद है बम्बई शेयर बाजार, यही क्या? BSE, दलाल स्ट्रीट, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त, यह क्या है? CPI है। अब आगे बात करेंगे। W फिलिप्स ने स्फीति दर की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम संबंध पाया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितना? तो 11 बैंक हैं। आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, इसको जानते रहिएगा। वर्तमान में इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। फिर स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली। कहाँ? चाइना में। SBI ने चाइना में अपनी पहली शाखा खोली है। भारत का एक निजी बैंक, भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक ने संघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली। तो कौन? एक्सिस बैंक ने भी खोली है, जो प्राइवेट बैंक है। उसके बाद आपका है इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार से संबंधित है, यह अवैध कार्य माना जाता है। RBI ने दिसंबर 1969 में लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की थी। कौन सी? लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की थी। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। किसके लिए? क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी नगद या मुद्रा का एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी का उदाहरण क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं ATM आदि। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद प्रधान उधारी दर, प्रधान उधारी दर की बात करें तो जो प्रधान उधारी दर है वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय मतलब विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है। अब हम बात करते हैं किसकी? थोड़ा बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना 1955। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना 1975। नाबार्ड, स्थापना 1982। सिडबी, स्थापना 1990। ये हो गया आपका। उसके बाद आपका है ब्लैक मनी से तात्पर्य क्या है? तो काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है, उसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक मनी कहा जाता है। अब कुछ देश हैं उनकी मुद्राएं हैं, उनको सुन लो और कहानी यही समाप्त किया जाएगा। तो बांग्लादेश टका चलता है, नेपाल में रुपया चलता है, रुपया नहीं रुपया चलता है, इराक में इराकी दिनार और इटली में लीरा, वर्तमान में यूरो चलने लगा है। और आपका थाईलैंड में थाई वाहत, वियतनाम में वियतनामी डोंग और ईरान में रियाल, चीन में युआल, जापान में एन, भारत में रुपया, आपका तुर्की में टर्किश लीरा, मलेशिया में रिंगरिट और दक्षिण कोरिया में दक्षिण कोरियन वान चलता है। तो इस तरह ये है आपका क्या? बैंकिंग कोर समाप्त हुआ। क्या हुआ? बैंकिंग कोर आपका समाप्त हुआ। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे क्या करेंगे, उसमें मैं क्या करूंगा, वर्ष 91 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था की चर्चा करूंगा। तो उसमें हम क्या करेंगे? हाँ, बहुत सही। अब यह जो होगा
यह बहुत बेहतर ढंग से मैं बताऊंगा। जो है इसमें भी जो भी मैं बताया हूं एक बार सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होना है, यह मेरा दावा है। कहीं भी लाइए मैं मुहर मार दूंगा। सच में इतना बढ़िया मैं नोट्स बनाया हूं, उस नोट्स को आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगी। तो इसको आप लोग पढ़िए, करंट से एकदम जोड़ के बताया भी हूं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ उसमें पुराना मैटर है। तो आज का जो यह वीडियो है, आज की यह जो क्लास है, यहीं तक। कल फिर जो है आपको नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और आपसे चर्चा होगी किस पे, वर्ष 91 के बाद आर्थिक सुधार तथा उसके बाद के अर्थव्यवस्था की चर्चा होगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा कृषि और बागवानी के जो है आंकड़े हैं उनकी चर्चाएं होंगी। फिर आपका एक बजट, सर करंट वाले सर कहे हैं कि बजट मैं एक बार पढ़ा भी चुके हैं, दोबारा भी बजट पढ़ाना है सर को। तो आप हो सकता है आज ही की क्लास में सर का बजट का क्लास हो। तो आज की क्लास को यहीं ब्रेक कर रहा हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो आप लोगों की अगर रिक्वायर होगी तो मैं बजट भी पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं है कि जब इकोनॉमिक्स शुरू किया हूँ तो जो है पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। तो 2 बार एक ही चीज पढ़ाना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए अब आप लोग भी बोर होंगे ना एक ही चीज 2 बार पढ़ के। तो यही क्लास को ब्रेक देता हूँ, मिलता हूँ आपसे कब, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।